एवरीवन, आई एम निहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। बेसिकली ये ग्रेविटेशन एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 9 के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जैसे मोशन पहला चैप्टर, एंड जो सेकंड जो लेक्चर्स था वो था फोर्स एंड मोशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ग्रेविटेशन। बेसिकली ग्रेविटेशन ये पूरा 1 शॉट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा और इसमें सारे जो कंसेप्ट है आपको सारे कंसेप्ट देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशन की ओर। ओके, ग्रेविटेशन। Gravitation is the force of attraction between the two object in the universe। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में कहीं भी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इससे ये समझ में आया कि ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जो उसका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो दोनों में जो फोर्स लगेंगे वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। ओके, ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। यानी ग्रेविटेशन जो है ये अर्थ क्या कर सकता है? अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। यानी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। देखिए बात है कि इसका भी कोई लिमिटेशन होता है। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत हम दूर हैं तो हमारा अर्थ जो है हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका भी एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे देखिए कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। देखिए एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो 2 मास है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? और अगर एक m1 मास है, एक m2 मास है, अगर m2 मास को अर्थ में रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया चीजें? ओके, तो यहां ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई बॉडी एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो वो किस वजह से गिर रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। कहने का मतलब यह है कि जब बॉडी नीचे गिरता था तो फिर भी हमारा अर्थ का ग्रेविटी लगता था। जब मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ का फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटी लग रहा है। अर्थ पे क्या लग रहा है? अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो कि जैसे ये हमारा क्या है? अर्थ है ना। क्या है? अर्थ है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो इट हमेशा जो फोर्स जो लगता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं, यहां से ऊपर की तरफ थ्रो करूं, तो ये क्या जाएगा? कुछ डिस्टेंस तक ऊपर तक जाएगा और फिर वो वापस आ रहा है। ऐसा इसलिए कि जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन मोशन हमारा ऊपर की तरफ है, तो जब हमारा मोशन ऊपर की तरफ है, अब फोर्स नीचे लग रहा है अर्थ के द्वारा, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होते जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? अब ऊपर थोड़ी जाएगा, अब ये नीचे आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटी के कारण हो रहा है। समझ में आया चीजें? ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो आउटर स्पेस में भी अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां भी ग्रेविटेशन
लग सकता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ठीक है, और जो अर्थ और मून के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना, उस ये किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कारण होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, और सन और प्लैनेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ओके ना, समझ में आ रहा है। तो आपको शायद पता है कि जो समुद्र में जो लहर उठती है, हाई टाइड लो टाइड जो होता है, वो किस वजह से होता है, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में ये मैं बता चुका हूं कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर भी मैं एक बार आपको बताने का कोशिश करता हूं। जैसे व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। द फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ acts toward the center of the circle. This force is called centripetal force. कहने क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ करता है तो हर एक पॉइंट पे, जैसे देखो ये ऐसे, इसका ये पार्टिकल अगर यहां पे है तो इसका डायरेक्शन इधर है, जब ये पार्टिकल यहां पे है तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, जब पार्टिकल इधर है तो इसका, जब पार्टिकल इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर है, यानी हर एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ उस पार्टिकल पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा, तो बॉडी पे नहीं लगेगा, तो वो जो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा, ठीक है ना। देखो क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो ये 100% श्योर है कि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं कि मैं एक क्या करता हूं, एक रस्सी लेता हूं, उसके साथ स्टोन लगा देता हूं और उसको मैं ऐसे घुमाता हूं, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो उसका मोशन कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। समझ में आ रहा है चीजें, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट का जो मास, अगर एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर प्रोडक्ट, दो मास का प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, अगर दो मास का प्रोडक्ट का वैल्यू घटेगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। और क्या बताया है कि दोनों मास का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो उसके उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दो मास का डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, अगर घटाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। जैसे देखो क्या है कि ये एक मास m है, कैपिटल M, एक मास स्मॉल m है, ठीक है ना, ओके। तो देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है, ठीक है ना, तो ये जो मास m है, ठीक है, ये मास m है, कैपिटल M के द्वारा फोर्स AB लग रहा है। इसका मतलब फोर्स AB मतलब फोर्स ऑन A बाई B, यानी फोर्स A पे लग रहा है, किसके द्वारा, B पे लग रहा है, फोर्स A पे लग रहा है B के द्वारा। अब फोर्स FB मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि FB जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, हमारा स्मॉल m मास पे लग रहा है, यानी जो B ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन B बाई A। तो दोनों का जो वैल्यू होता है, दोनों फोर्स का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, तो ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ठीक है ना, ओके।
समझ में आ रही चीजें? यानी दोनों में अगर इसमें 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे लग रहा है, तो इसमें भी 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m lie at a distance d from each other, let f with the force of attraction between them। सपोज कीजिए कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो f लग रहा है, तो यहां f लेने का मतलब क्या है कि दोनों पर फोर्स क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, ठीक है ना? ओके, तो देखा जा रहा है इसमें, देखने को क्या मिल रहा है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स लॉ के बेस पे है कि नहीं, है ना? एक्शन रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूटन्स लॉ क्या कहता था कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर एक्शन, इस पे अगर एक्शन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है ना? तो ये एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपको, है ना? चलिए ओके, तो देखिए जो मैंने बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो उसको थोड़ा सा क्या लिखा होगा, देखो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the force between the object is directly product of their masses and inversely proportional square of the distance between them। यानी कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है दो मास, एक को कैपिटल एम मास था, एक स्मॉल मास था, तो ये दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, और डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ का वैल्यू। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम अपन में डी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए किसी भी कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था। तो उसके लिए हम क्या करें, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो F इक्वल टू क्या होता है, जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस एंड कैपिटल एम इज द एम और एम इज द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो जी क्या है, जी इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और द एसआई जब जी कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 एंड इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। अब ये इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहां पे निकाल देते हैं, ठीक है ना? कैसे इसका यूनिट आया है। ओके, तो बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ लोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे देखो F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, G इक्वल टू लिखेंगे F इंटू डी स्क्वायर अपन में m1 m2। समझ में आया चीजें? अब बताओ F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और D क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां करेंगे क्या लिखेंगे, मास है m1 m2, तो क्या करेंगे, kg का स्क्वायर कर देंगे, kg इंटू kg, kg का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग यूनिट निकालते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, है ना? कह रहा है अट्रैक्टिव एट अ लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट ए स्मॉल डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस, अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लगता है वो अट्रैक्टिव कोई भी डिस्टेंस पे लग सकता है, ठीक है, कम बेसी भी होता है, ठीक है ना? हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, लेकिन क्या होता है कि कभी उसको हम सेंस कर पाते हैं, कभी हम सेंस नहीं कर पाते हैं। कभी कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है ना, तो उस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो डिस्टेंस कोई भी हो वो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंसेस, हर एक डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके ना, आसान है क्वेश्चन। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है किस पे अप्लाई होगा, अगर बॉडी होगा तो उसके पास मास भी होगा, तो जब मास है तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ही लगेगा। तो क्या होगा, ऑल बॉडीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, कोई भी साइज हो उस पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां देखने को मिलता है, जैसे देखो क्या है कि जैसे ये है ना, जैसे ये एक बच्चा है, एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, जिसका मास 50 kg है, इसका 30 kg है, ठीक है।
तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है बहुत ही कम आता है, वो 10 के पावर माइनस के पावर 8 ऐसे 9 कुछ होता है, ठीक है, मतलब 10 के पावर माइनस 8 चाहे 10 के पावर माइनस 9, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है, इसलिए इसका जो फोर्स का वैल्यू आता है बहुत ही कम आता है, इसलिए हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमारा इफेक्ट कहां देखने को मिलता है कि जैसे हमारा अर्थ है, अगर मैं इसको नीचे गिराऊं तो ये नीचे गिर जाता है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसका मास बहुत कम है, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, फोर्स को 1 न्यूटन 2 जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि इसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, जब हमारा अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। समझ में आया चीजें? ओके, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे स्मॉल एफ कर लीजिए। Gravitational force between the two objects is F if the masses of both the objects are halved, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना, विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम। अब सपोज कीजिए कि इनिशियली जो मास था, मान लीजिए ये m1 है, ये मास क्या है, m2 है, समझ में आया, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। तो हम इनिशियली m1 इक्वल टू मान लो m और m2 इक्वल टू मान लो क्या, ठीक है, m2 क्या मान लो तुम, m ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, है ना। चाहे एक काम करो, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, m1 m2 इसका मास है, तो क्या होगा, ये इनिशियल केस है, ये क्या है, इनिशियल केस है, ठीक है। तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, वो कितना लग रहा है, F इक्वल टू जी m1 m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, r है, तो r स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, मतलब फाइनल केस में क्या कह रहा है कि दोनों का मास क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, इसका m1/2 हो जाएगा, इसका भी m2/2 हो जाएगा, और दोनों का डिस्टेंस r ही है, डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है, तो यहां पे f डैश का जो वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, हमारा g m1/2 इंटू m2/2 अपॉन में r स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/4 g m1 m2/r स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब ये बताओ g m1 m2/r स्क्वायर किसके बराबर है, f के स्मॉल f के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1/f। तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, f/4, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है ना, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब तो कह रहा है कि द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स 10 के पावर 20 न्यूटन, द मून अट्रैक्ट द अर्थ विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, यानी ये हमारा क्या अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ जो है मून को अपने तरफ जो खींच रहा है वो कितना फोर्स से खींच रहा है, F इक्वल टू 10 के पावर 20 न्यूटन। तो मून जो है अर्थ को कितने फोर्स से खींचेगा, सेम फोर्स से खींचेगा, है ना, सेम फोर्स से खींचेगा ना, कितना 10 के पावर 20 न्यूटन से, सेम फोर्स होगा ना दोनों का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, क्या है देखो ध्यान से। ओके, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, यानी मास ऑफ अर्थ कितना है हमारा 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। ओके, हो सके तो इसका अर्थ का मास याद कर लीजिए, ठीक है, और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी याद कर लो, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कितना है 1.5 इंटू 10 के पावर 11, यानी डी का वैल्यू कितना है हमारा 1.5 इंटू 10 के पावर 11। अब कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, यानी अर्थ ऑन और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है, F इक्वल टू कितना है 3.5 इंटू 10 के पावर 22 न्यूटन। ओके, तो कह रहा है कि देन द मास ऑफ द सन इज, तो सन का मास कितना होगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है।
ओके, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, सन है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन को ms मान लेते हैं, अपन में d स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स कितना है 3.5 इंटू 10 का पावर 22। यहां पे तो नहीं हो पाएगा, इसको यहां करते हैं, यहां पे F का वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 10 का पावर 22 इक्वल टू जी का वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये याद होना चाहिए आपको, कैपिटल जी का वैल्यू, तो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। और मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है हमारा 6 इंटू 10 का पावर 24। और मास ऑफ सन कितना है नहीं पता, वही निकालना है। और डिस्टेंस दोनों कितना है हमारा, हमारा कितना है कितना है बताइए, डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 का पावर 11 का स्क्वायर। तो बताओ मास ऑफ सन नहीं निकाल लोगे क्या, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सन जो आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा कितना हमारा 1.96 इंटू 10 का पावर 30 kg। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या होगा, द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये किस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ऐसा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी फ्री फॉल क्या है कि अगर मैंने कोई मास को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, मास को ऐसे करके छोड़ दिया, देखो मैं इसको गिरा नहीं सकता हूं, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे ये हमारा रुमाल है, इसको मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, तो इसका क्या हुआ, इसका फ्री फॉल हुआ। क्या होगा, फ्री फॉल, क्योंकि इस पे अर्थ पे क्या लगा रहा है, इस अर्थ पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं तो क्या मेरा फ्री फॉल हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि फ्री फॉल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर सपोर्ट है क्या, लिफ्ट। समझ में आ रहा है, फ्री फॉल करने का मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इस पे कोई सपोर्ट है क्या, कोई नहीं सपोर्ट है, तो सिर्फ सपोर्ट कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका क्या होगा, फ्री फॉल हो गया। ठीक है ना, ओके चलिए। When an object falls toward the earth, there is an acceleration due to the gravitational force of the earth. So this acceleration is called acceleration due to gravity. यानी अब ये जो रुमाल है, अब ये जो रुमाल है जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी, यानी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी है वो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का सेम होता है, वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर फ्री फॉल, अब जब फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसका क्या कंसेप्ट है, जैसे देखो सपोज करो कि F इक्वल टू क्या होगा, mg। जैसे सपोज करो कि ये हमारा मास m है, नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा है, अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, ओके, और r है, इसका मास m है, इसका कैपिटल M है, तो बताओ इस मास पे फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इस मास पे फोर्स कितना लगेगा, इस मास फोर्स लगेगा g m स्मॉल m अपन में क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, तो क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें ये हमारा कितना मान लो d है, तो d स्क्वायर कर देंगे, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मान लो d है, d स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया चीजें। अब दोनों को जब इक्वेट करेंगे,
जब दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखो mg इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, तो क्या होगा g इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, यानी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस d होता है। समझ में आया चीजें। लेकिन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जिसे देखो अर्थ का जो रेडियस होता है वो 64,000 किलोमीटर होता है। बेसिकली कितना होता है, 64,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, ओके। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है अर्थ सरफेस से, ठीक है, और ये कितना है, 64,000 किलोमीटर है। तो 64,000 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर बहुत छोटा है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से बहुत ही नजदीक है, तो हम यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस जोड़ना चाहें 64,000 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो क्या कर सकते हैं, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि 644 इतना हमारा डिस्टेंस है। तो ये हमारा 64,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है अर्थ का, ठीक है, वो जो d है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो d है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और ये R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे mg इक्वल क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो g इक्वल क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप मास, अर्थ का मास रखिए यहाँ पे, कितना मास ऑफ अर्थ रखिए, कितना हमारा, कितना रखना है आपको, कितना होता है 6 इंटू 10 का पावर 24 लगभग, और हमारा R कितना होता है 64,000 किलोमीटर। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो G का जो वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। समझ में आया चीजें, ओके। चलिए, तो हमारा G का वैल्यू क्या आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस, द फोर्स F बिकम्स। सपोज कीजिए कि जैसे क्या क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि अगर दो मास है, m1 एक मास है, एक m2 मास है। इनिशियल केस में जैसे डिस्टेंस क्या है, r है, तो इस केस में हमारा F का वैल्यू क्या होगा, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन बाद में फाइनल केस, बाद में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 6 टाइम्स ज्यादा हो जाए यूजुअल डिस्टेंस से, यानी इनिशियल वैल्यू से ये 6 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि m1 m2 के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, 6 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो यहां पे जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, F डैश इक्वल टू क्या आएगा, G m1 m2 बाई 6r का स्क्वायर, ये करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1/36 gm1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36 F, यानी 36 1/36 टाइम्स हमारा वैल्यू हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है ना, ओके। क्लियर है ना। तो देखो एक कंसेप्ट भी ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे अगर हमारा मास जो है, जैसे सपोज करो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमारा मास जो है अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है, जैसे F इक्वल टू क्या है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मास देखो यहाँ पे देखना, अगर मास जो है सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, मास क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, m1 जो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, m2 मान लो नहीं बढ़ रहा है, r भी कांस्टेंट है, तो उस समय क्या हो जाएगा, हम कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं यहाँ पे कि 2, देखो इसका 2 टाइम्स बढ़ गया तो 2 करेंगे, इसका तो बड़ा ही नहीं 1 हो गया, और नीचे क्या है ये भी नहीं बढ़ा तो 1 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 टाइम्स हमारा फोर्स हो जाएगा। समझ में आया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों मास, एक मास जो 2 टाइम्स बढ़ गया, अच्छा पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि दोनों मास क्या हाफ हो गया, क्या हो गया, लेकिन डिस्टेंस सेम रहा, तो इसको कैसे करेंगे, हाफ हो गया तो क्या लिखेंगे, m1 के जगह पे 1/2 करेंगे, शॉर्टकट बता रहे हैं 1/2, इसका क्या करेंगे 1/2, डिस्टेंस सेम है ना तो 1 का स्क्वायर रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाता था,
समझ में आ रहा है चीजें। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या था कि m1 कांस्टेंट है, मतलब m1 m2 क्या है, सेम है, तो 1 into 1 कर दो। लेकिन डिस्टेंस हमारा कितना बढ़ जा रहा है, 36 टाइम ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/36, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि m1 m2 2 टाइम्स बढ़ गया और डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया, तो क्या करोगे, m1 m2 कितना 2 टाइम्स बढ़ गया, यानी 2 into 2 कर देंगे, और हमारा जो डिस्टेंस वो 3 टाइम्स बढ़ गया, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है, कह रहा है कि द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा इलिप्स है, इसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको ये क्या है फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट फोकस बोलते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, सन हमारा कहाँ रखा हुआ है, सन कह रहा है कि यहां रखा हुआ है, तो हमारा जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ घूमता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करता है, जिसमें से सन जो है एक फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पहला केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। दूसरा क्या है, द लाइन कनेक्टिंग द सन टू प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। यहां क्या कहने का मतलब है, सपोज करो कि जैसे देखो ये हमारा प्लैनेट है, t1 टाइम पे यहां आया, ठीक है, और कुछ समय बाद t2 टाइम पे यहां पे आ गया, समझ में आया चीजें। तो मान लो यहां का जो टाइम जो आ रहा है, सपोज करो डेल्टी आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां एरिया कितना स्वीप किया, इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया कि नहीं किया। अगर ये प्लैनेट यहां पे है t1 टाइम पे और t2 टाइम पे यहां पे आ जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर हमारा टाइम कितना है दोनों के यहां से आने में टाइम डेल्टी लगा रहा है, तो ये जो एरिया है, दोनों जो एरिया होगा, अगर यहां से यहां आने में डेल्टी टाइम लगा रहा है और यहां से यहां आने में डेल्टी टाइम लगा रहा है, तो जो एरिया जो स्वीप कर रहा है ये दोनों एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, समझ में आया चीजें। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यहां मीन डिस्टेंस कहने क्या मतलब है, एवरेज कह रहा है। हमें पता है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है देखो क्या हो रहा है, यहां पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे, और ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यानी अर्थ और सन के बीच में। जैसे हमारा अर्थ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, जैसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, जैसे हमारे यहाँ पे सन है, क्या है, सन है, तो अर्थ जो है ये देखो, ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है ना, यानी क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है ना सब जगह, यानी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर एक टाइम में चेंज होते जा रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे मीन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट, यानी जो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड हो रहा है, यानी जो प्लैनेट एक जो चक्कर जो लगाता है अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर जो लगाएगा प्लैनेट, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको कह रहा है कि टी स्क्वायर। वो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड टी है, तो इसका टी स्क्वायर कह रहा है, और इसका जो मीन डिस्टेंस है, यानी सन और प्लैनेट के बीच में जो मीन डिस्टेंस है वो मान लो आर, तो आर क्यू हो जाता है। ये कह रहा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द थर्ड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, T2/T1 इक्वल टू R2/R1 का होल क्यू। कह देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा कि अगर हमारा अर्थ का जो टाइम पीरियड है, अगर सपोज करेगा कि अर्थ का जो टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो उसका डिस्टेंस मीन डिस्टेंस R2 है इतना, ठीक है। तो कहेगा कि अगर मरकरी का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा जब R1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R1 होगा, तो हम निकालने लगेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मास क्या होता है, हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में
कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी जितना मैटर होगा, जितना क्वांटिटी मैटर का क्वांटिटी होगा, दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर, इट्स इनर्शिया इज मोर। जैसे ये क्या करता है, जो मास है वो इनर्शिया को मेजर करता है। ठीक है ना, अगर मास ज्यादा होगा, हम पढ़े हैं कि जब मास ज्यादा होगा बॉडी का तो इनर्शिया ज्यादा है। जैसे मान लो सपोज दैट कि एक 5 kg का बॉल है, एक 10 kg का बॉल है, चाहे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो 10 kg के पास ज्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा मास है। ठीक है ना, अब क्या लिखा है, द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा मास जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, अगर हम अर्थ में है तो हमारा मास उतना ही रहेगा, अगर हम मून में चल जाते हैं तो हमारा मास उतना ही रहेगा, अगर मैं किसी और प्लैनेट में चल जाता हूं तो हमारा मास सेम रहेगा। हमारा क्या डिफर करेगा, हमारा वेट। वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है ना, ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है, देखो लिखा हुआ है द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। वेट क्या होता है, जैसे देखो वेट क्या होता है, जैसे ये हमारा एक मास m है। ठीक है, ओके, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, तो पूरे मास का जो कंसंट्रेशन है अर्थ का, यहां पे पूरा मास होगा तो कैपिटल M यहां पे होगा। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, अब हमने पढ़ा है कि जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल जी होगा m g इंटू एम हो जाएगा, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, F इक्वल टू mg हो जाएगा। और यही जो F होता है वो वेट के बराबर होता है, यानी ये अर्थ जो है इस मास को कितने फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है, इस फोर्स को बोलेंगे वेट। तो वेट जो है बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो g हमारा है, g इक्वल टू क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली g तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, ये मास ऑफ द प्लैनेट है उस पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहाँ का जी जो है, जैसे हमें पता है कि अर्थ का मास डिफरेंट है, हमारा क्या बोलते हैं इसको, यूरेनस का मास डिफरेंट है, मार्स का मास डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होगा तो जी का वैल्यू डिफरेंट होगा ना, समझ में आया चीजें? उसी तरह हमारा जो हमारा मून है उसका भी मास डिफरेंट है, उसका रेडियस भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हो कि जी भी डिफरेंट होगा। तो इस जी के वजह से जो हमारा वेट है वो वेरी करेगा। तो समझ में ये आया कि मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है। वेट इसलिए कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। समझ में आया चीजें? ओके, तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू क्या अभी निकाला, mg। ठीक है, since weight of a body is the force with which the earth attract the body, तो weight equal to mg हो जाएगा। तो since g at a place is constant, यानी at a place कहने क्या मतलब है कि जैसे ये है ना, तो या इस पॉइंट पे हमारा g का वैल्यू 9.8 है, लेकिन कुछ ऊपर चल जाएंगे तो g का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, या ठीक है, तो इसलिए यहां करेक्ट एट अ प्लेस कांस्टेंट है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, यानी एक पॉइंट पे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक जगह से दूसरे जाएंगे तो जी वेरी करेगा। तो जी जब वेरी करेगा तो हमारा जो वेट जो होगा वो प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा। तो देखिए जी इसका जो क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो हमारा अर्थ होता है वो कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है अर्थ, है ना, ओके। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, पोल है। तो आप बता सकते हैं कि जी यहां पे ज्यादा होता है कि यहां पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि यहां का जो रेडियस है आर इक्वेटर और ये आर पोल हो गया, तो आर ई जो है वो ज्यादा है आरपी से। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिख सकते हैं जी इक्वेटर इक्वल टू लिख सकते हैं जीएम बाई आर ई का स्क्वायर, एंड जीपी क्या लिख सकते हैं, जीएम बाई आरपी का स्क्वायर। अब ये बताओ
आर ई जो है आरपी से ज्यादा है, तो नीचे वाला टर्म्स ज्यादा है, तो इसका मतलब जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और नीचे वाला टर्म्स आरपी जो है ये कम है, तो जीपी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल। ठीक है ना। तो अगर मुझे देखिए कि अगर मैंने यहां से इक्वेटर से पोल पे ले गया सोना, ठीक है, तो क्या होगा, सोना का जो वेट हो जाएगा पोल पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इससे ये समझ आया कि जब हमारा जी इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो है कम है और पोल पे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट होगा इक्वेटर पे वो क्या होगा, पोल से कम होगा। समझ में आया चीजें। ठीक है ना। ओके, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इक्वेटर पे मान लो तुम्हारा 4 न्यूटन है, ठीक है, तो पोल पे तुम जाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4.2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया चीजें, मतलब एक ऐसा बता रहे हैं। ठीक है ना, तो वेट हमारा बढ़ जाता है पोल पे जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है हम बता दिए हैं। ओके, तो अब ऐसा यूनिट वेट का क्या होता है, बेसिकली वेट क्या होता है, फोर्स होता है, इसलिए इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ओके ना, समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कहने का मतलब यह है कि मून पे क्या रखा हुआ है, मून पे एक मून है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सेंटर की तरफ मून क्या लगाएगा, फोर्स लगाया, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो ये जो वेट जो लगा ये किसकी वजह से लगा, ये मून की वजह से लगा। तो यहीं पे यहां पे लिखा हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ attract the object and the weight of object on the moon is the same with which the moon attract the object। कहने का मतलब यह है कि जितना ही फोर्स से मून इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा उतना ही फोर्स से जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस अर्थ को इस मून को खींचेगा। ठीक है, अब देखिए मास मून का जो है मास जो है वो कम है। ठीक है, तो जब जी स्क्वायर क्या होता है, gm/r स्क्वायर होता है, मून का जो मास है वो कम है तो जी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हैज लेसर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू द अर्थ, तो वो कितना होता है, तो ये इतना होता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जीएम है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में 1/6 टाइम्स कम होता है। ठीक है ना, इसलिए जो वेट होता है अगर वेट का मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये वेट ऑन द मून और ये वेट ऑन द अर्थ, तो क्या होगा, अगर हमारा वेट जो है क्या बोलते हैं इसको, अर्थ पे 60 न्यूटन है तो हमारा मून पे कितना हो जाएगा, 60/6 कर दो, तो 60/6 करोगे तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया चीजें। ठीक है, ओके, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज है, मास रेडियस, तो अर्थ का जो मास होता है 5.98 इंटू 10^24 यानी 6 इंटू 10^24 के आसपास है ना, और रेडियस कितना होता है 6.3 इंटू 1037 इन 10.6 मीटर होता है। सॉरी गाइज, उस समय 64 किलो मैंने जब बोला था यहाँ, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इतना उसका रेडियस होता है किसका, अर्थ का 6.37 इंटू 10.6 किलोमीटर, हालांकि उतना ही आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है 64,000 किलोमीटर। ठीक है ना, ओके, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, मून का जो मास होता है वो 7.36 इंटू 10^22 के जो होता है, और जो रेडियस है 1.74 इंटू 10^6 मीटर होता है। ठीक है ना, ओके, अब देखिए अब क्या है ये, इसमें मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज 40 kg, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मास है वो कितना है, 40 kg है। इसका मतलब यह हुआ कि मास तो मून पे रहे चाहे हमारा ऑब्जेक्ट मून पे रहे चाहे अर्थ पे रहे, वो मास तो चेंज होने वाला नहीं है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू mg होता है, यही होता है ना, अभी मैंने निकाला। तो मास कितना हो, कांस्टेंट F40 और g का वैल्यू क्या है 9.8। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 3
92 न्यूटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे द वैल्यू ऑफ जी, देखो एक चीज समझना, क्या होता है कि जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ओके, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट पे यानी सरफेस पे जो जी होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू घटेगा, और जब नीचे जाते हैं तब भी जी का वैल्यू घटता है। तो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम जी होता है, ऊपर जाएंगे फिर भी जी का वैल्यू घटेगा, और जमीन के अंदर सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटता है, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, नहीं है ना, जब ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ता थोड़ी है। डिक्रीजेस एज वी गो टू द सेंटर ऑफ द, हाँ बिल्कुल, जब सेंटर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी होगा। रिमेन कांस्टेंट तो नहीं होगा, इज मोर एट इक्वेटर एंड लेस एट पोल्स, है ना। तो जी का वैल्यू क्या कर रहा है कि मोर एट इक्वेटर, इक्वेटर पे तो कम था ना, इक्वेटर पे हमारा जी का वैल्यू कम था, अब पोल पे ज्यादा था, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया अच्छे से, ओके चलिए। अब देखिए यहां पे थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट करा, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस के, यानी थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक सरफेस है ना, एक इंसान ऐसे लेटा हुआ है ना, ऐसे लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, एक इंसान ऐसे खड़ा है, खड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो ये फोर्स जो लगाएगा इस इंसान पे, इस पर्सन पे, वो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है इस इंसान पे ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाएगा और वो परपेंडिकुलर होगा, और वही इंसान जो है इस सरफेस पे नीचे की तरफ लगाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस से क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है ना, ओके। और यही थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, ये वेट के बराबर नहीं होगा क्या, नहीं बराबर होगा क्या, है ना। यही थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, यहां पे इस केस में हमारा वेट के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहां पे भी क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो इस केस में हमें देखने को यह मिल रहा है कि व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड द फोर्स वेट ऑफ योर बॉडी इज सेम एज व्हेन यू लाई डाउन। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पर्सन स्टैंड अप यानी स्टैंड खड़ा है और फिर लेटा हुआ है, तो दोनों केस में जो वेट होगा या जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इन बोथ केसेस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंड या थ्रस्ट इज सेम, तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों केस में हमारा फोर्स जो लगेगा यानी थ्रस्ट फोर्स होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे देखिए, अब प्रेशर क्या होता है, यहां पे आप लिखो प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये याद रखना, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस इक्वल टू प्रेशर, यानी एक यूनिट एरिया में कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ओके। तो प्रेशर क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान देना है कि प्रेशर ऑन लूज सैंड इज लार्जर ऑन स्टैंडिंग देन लाइंग डाउन, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा, एक इंसान लेटा हुआ है, एक खड़ा है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, फोर्स तो सेम लगेगा, यानी थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो तो सेम लगेगा। एरिया क्या होगा, यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे कांटेक्ट जो एरिया है यानी कांटेक्ट एरिया कितना है, यहां पे कम है। तो क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो नीचे वाला टर्म जिसका ज्यादा होगा उसके उस पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और जिसका एरिया कम होगा, है ना, तो नीचे वाले टर्म का वैल्यू कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे क्या होता है कि जब हम खड़े रहते हैं और हम लेटे हुए हैं, तो खड़े हुए में हम ज्यादा थकते हैं
एज कम्पेयर टू लेटे हुए में, ठीक है ना। अब जैसे देखो हम जो नेल होता है, जो नेल जो इसको कील बोलते हैं, ठीक है ना, वो नोकीला क्यों होता है? वो नोकीला इसलिए होता है ताकि उसका जो कांटेक्ट एरिया हो, यानी ये नोकीला क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि जब कांटेक्ट एरिया कम हो, तो जब कांटेक्ट एरिया कम होगा तो यहां से अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर जो लगेगा वो क्या लगे? ज्यादा लगे, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रेशर को ज्यादा करने के लिए, ताकि जल्दी से ये दीवार में लग जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कम एरिया रखते हैं, ठीक है ना। समझ आया चीजें? ओके। हम बैग जो है क्यों एक गद्देदार लेते हैं? ऐसा क्यों? ताकि हमारा जो एरिया रहे ज्यादा रहे। एरिया ज्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी में प्रेशर कम लगे, तो प्रेशर कम लगे ताकि हम कंफर्टेबल महसूस करें। इसलिए जो बैग में जो जो टांगने वाला होता है वो उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया चीजें? ठीक है, तो ये सब चीजें था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ जाएगा उसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। जैसे देखो, सपोज करो कि दो कमरे हैं। क्या है? दो कमरे हैं, ठीक है। एक कमरे में 4 लोग हैं और दूसरे कमरे में 8 लोग हैं। कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, 8 लोग हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, सबका मास सेम है, टोटल सबका मास सेम है, तो इसमें जो है मास का जो वैल्यू है, वॉल्यूम तो सेम है, तो कौन ज्यादा डेंसली है? किसके पास ज्यादा डेंसिटी है? तो जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो इसमें इस केस में मास का वैल्यू, मास का क्वांटिटी ज्यादा है ना, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आया? क्योंकि चूंकि दोनों वॉल्यूम क्या है? सेम है, ठीक है ना। उसकी रिवर्स भी कर सकते हो कि इसका रिवर्स क्या कर सकते हो कि सपोज करो कि एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें दोनों में, इसमें भी 4 मास है, इसमें भी क्या है? 4 मास है, ठीक है। तो कौन ज्यादा डेंसिटी है? तो क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या है? दोनों केस में सेम है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? इसमें ज्यादा है। तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या होगा? इसका डेंसिटी कम होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ओके, तो डेंसिटी इक्वल क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। अब यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? इसका क्या होता है? केजी। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ सिमिलर क्वांटिटी, यानी डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस का डेंसिटी का केजी मीटर पर मीटर क्यूब होगा। इसका भी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब होगा। जब दोनों को काटेंगे तो क्या बचेगा? कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो इस क्या होगा? इट हैज नो यूनिट, इट हैज यूनिट लेस। ओके, समझ में आया? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या याद रखना आपको कि किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है और अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है कि सिन कर रहा है वाटर में, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? ओके, तो अगर देखो रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से ज्यादा हो, क्या है? 1 से ज्यादा हो, या 1 से ज्यादा कहने क्या मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन वाटर हो, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा हो तो उस समय जो बॉडी होगा वो सिंक कर जाएगा। सिंक मतलब डूब जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं पहले, अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हो, इसका मतलब ये हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के डेंसिटी से क्या हो? कम हो, तो वो क्या होगा? फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट। इसमें क्या करेगा? सिंक करेगा। समझ में आया चीजें? है ना।
अब जब रिलेटिव डेंसिटी 1 हो जाए, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो ये ऐसे करके आपको दिख रहा है ना ये चीज, यानी ये जो है डूबा हुआ पूरा नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन फुल्ली सबमर्ज तो है, पूरा डूबा हुआ तो है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो बॉडी है वो पूरा यहां पे डूबा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं गया है, वो इसके टच में है। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हमारा रिलेटिव डेंसिटी होगा तो ये हमारा देखने को मिलेगा। तो ये फुली सबमर्ज है, लेकिन पूरा नीचे की तरफ गया नहीं, ठीक है ना, ये हाफ सबमर्ज है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इन विच इट्स डेंसिटी इज 8000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये तो पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आइस है, अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। आपको पता होना चाहिए कि देखो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, अब रो को डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आया चीजें? ओके, तो देखिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कितना दिया हुआ है 800 kg मीटर पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना है 0.8, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन विच इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 13.6, यानी रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 13.6 दिया हुआ है। तो बताना है कि डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, अभी मैंने लिखा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे, डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, अरे बोलो ना, वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या है हमारा 13.6 है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000, तो हमारा डेंसिटी ऑफ जो मर्करी होगा वो कितना होगा 13.6 इंटू 1000, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 36, इतना वैल्यू आएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर हैविंग मास इज having ओके, हाँ यहां देखिए डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारा, वाटर का 5 लीटर है, कितना है 5 लीटर है, मास कितना है 5 kg है। ठीक है, और सॉरी डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, आई एम सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम कितना है वाटर का दिया है 5 लीटर, अब मास दिया है 5 kg। तो बेसिकली लीटर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, वो क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो लीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे मीटर क्यूब में निकालना है ना। तो जो हम निकालते हैं उसको उधर लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 लीटर, यूनिटरी मैथड है ये, क्या होता है 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में क्या होगा 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5 लीटर में बताओ जल्दी से, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/1000
मीटर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 1/200 मीटर क्यूब। तो मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम होगा। मास कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है, और वॉल्यूम कितना है 1/200। तो कितना हो जाएगा 5 × 200 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, आसान है ना। ओके चलिए, अब इसका आप आंसर जो है, एन एलो हैज रिलेटिव डेंसिटी 10 है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ एलो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। तो दम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा। देखो बता दे किसके जैसा है, ये है इसके जैसा है। ठीक है ना, इसके जैसा है ना। तो उसी की तरह बनेगा वो। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर इन अ फ्लूइड, है ना। ओके, तो जैसा कि थ्रस्ट फोर्स जो लगता है, जैसे को क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कि इस कंटेनर पर जो थ्रस्ट फोर्स का कैसे लगेगा। तो जैसे ये हमें पता है कि इसमें वाटर होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, ऐसे इधर, यानी सरफेस के कैसा लगेगा परपेंडिकुलर, और ऐसे कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो फ्लूइड जो है कंटेनर पर लगा रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्लूइड यानी प्रेशर एंड फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस। अब फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, गैस को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। समझ में आया चीजें। ओके, द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, फ्लूइड exert pressure in all direction. Pressure exerted on fluid is transmitted equally in all direction. देखिए कहने क्या मतलब है, आप यहां समझिएगा बात को। जैसे आप यहां देख सकते हो कि जो प्रेशर जो लग रहा है, जैसे हमें पता है कि जो फ्लूइड जो है, देखो क्या थ्रस्ट क्या होता है, बेसिकली थ्रस्ट किसको बोलते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो फ्लूइड जो है सरफेस पे किधर लगेगा, परपेंडिकुलर, कैसे, नीचे की तरफ लगाएगा। अब फ्लूइड पे ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन कंटेनर पर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो हमारा जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, इस पे नीचे की तरफ ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा, या नीचे भी लगेगा और ऐसे भी लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, समझ में आया चीजें। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर पूरा एरिया ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रेशर आ जाएगा। इसमें प्रेशर कितना लगेगा, इस पे अगर हम पूरा लेंगे, अगर हम एरिया ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस पे हमारा कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जो लग रहा है कंटेनर के वॉल पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है। तो इसका मतलब ये होगा प्रेशर जो है सब डायरेक्शन में भी लगेगा। जैसे यहां देखो, ये जैसे है, यहां पे एक फ्लूइड है, ठीक है, समझ में आया चीजें। तो अब ये जो है, इस पे जो दूसरा फ्लूइड है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, यानी क्या हो रहा है, सारे डायरेक्शन में हमारा प्रेशर लग रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। और ये प्रेशर जो होता है सारे डायरेक्शन में होता है, ये इक्वल भी होता है, सबका प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो प्रेशर जो बेसिकली होता है, प्रेशर, अब चीज इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब पढ़ते बॉयंसी। बॉयंसी को हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोलते हैं। ओके चलिए, तो क्या है देखो ध्यान से, when an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force is called buoyant force. This property is called buoyancy या upthrust। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, ठीक है, तो आप पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है ना, उस फोर्स को बोलते हैं buoyant फोर्स, यानी वो अपवर्ड फोर्स होता है, वो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो समझ में आया।
और इस प्रॉपर्टी को बॉयंसी बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो बॉइंट फोर्स भी बोल सकते हैं, बॉयंसी फोर्स बोल सकते हैं और अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुश द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड द बॉइंट फोर्स पुशेस इट अपवर्ड। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ फोर्स लाएगा। किसके कारण? ग्रेविटी का नीचे की तरफ फोर्स लाएगा। लेकिन इस पे वाटर के वजह से इस पे बॉइंट फोर्स लाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो बॉइंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ के डायरेक्शन में लगेगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ, ये नीचे ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। यानी इक्विलिब्रियम करने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, जैसा मैंने फोर्स एंड मोशन में पढ़ाया है कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है हमारा, क्या लग रहा है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, Fg लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, बुयांसी फोर्स लग रहा है। तो अगर ये क्या है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमारा Fg जो होगा वो Fb के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अगर इसका मास m है, सपोज करो कि पानी में वो इतना ही डूबा है, पानी में कितना डूबा हुआ है, इतना ही डूबा है, जैसे आप देख सकते हैं इतना ही डूबा हुआ है। तो ग्रेविटेशन, अगर इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग जाएगा, ये तो पता है आपको। अब बुयांसी फोर्स क्या होगा कि इस वाटर का डेंसिटी, कुछ बुयांसी फोर्स जो आ रहा है वो लिक्विड का आ रहा है, तो किसका लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी। क्या मतलब है, रो एल मतलब लिक्विड का डेंसिटी कितना है, इस लिक्विड जो जिस लिक्विड में वो डूबा हुआ है उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ठीक है। अब वी सबमर्ज मतलब, कहने का मतलब वो वॉल्यूम जितना वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उस वॉल्यूम को बोलते हैं वी सबमर्ज। समझ में आया? अगर सपोज करो कि अगर ऐसा हो कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये पूरा डूब गया, तो उस केस में हमारा वी सबमर्ज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। समझ में आया चीजें? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है। वी सबमर्ज क्या है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड में, यानी कितना ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम। समझ में आया? उसको बोलते हैं वी सबमर्ज। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन है, आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्यों ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है और क्यों सिंक करता है, ठीक है। जैसा कि पिछले बार बताया था, ऐसा क्यों होता है, जब फ्लोट कब करता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो तो उसमें फ्लोट करता है। अब सिंक कब करता है, जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हो लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या, उस समय क्या होगा, सिंक कर जाएगा, नहीं डूब जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम आयरन नेल लेते हैं, तो आयरन नेल पानी के अंदर डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि आयरन को जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है। लेकिन अगर एक कॉर्क लेते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉल लेते हैं, वो फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि प्लास्टिक बॉल का डेंसिटी जो है वो क्या होता है, कम होता है वाटर के डेंसिटी से। समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए। तो यहां पे क्या लिखा, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल सिंक इन द लिक्विड। ओके, तो अब एक्टिविटी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ बीकर। क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर ले लेंगे। टेक अ पीस ऑफ कॉर्क, ये इसको कॉर्क मान लो, हालांकि कॉर्क नहीं दिख रहा है लेकिन कॉर्क मान लो। एंड आयरन नेल, ये आयरन नेल है जो दिख रहा है, ये आयरन नेल ऑफ द सेम मास, यानी दोनों का मास क्या है, सेम है। प्लेस देम ऑन द वाटर, वाटर के अंदर डाल दो। द कॉर्क फ्लोट एंड द नेल सिंक। तो क्या हो रहा है कि जब हम इस कंटेनर में, इस बीकर में अगर कॉर्क भी डालते हैं, आयरन नेल डालते हैं, तो आयरन नेल डूब जाता है और कॉर्क हमारा फ्लोट करता है। तो कॉर्क इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो वाटर के डेंसिटी से क्या है, कम है।
क्योंकि देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो है मतलब फ्लॉट कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, ऐसे से फ्लॉट करता है ऐसे से। इसका मतलब ये हुआ कि अब थोड़ा बुयांसी फोर्स जो है वाटर का वो कॉर्क के वेट से क्या होगा, कम होगा। लेकिन नेल जो है सिंक कर जाता है, क्यों? डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी आयरन नेल का डेंसिटी जो होता है वो वाटर का डेंसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अब थ्रस्ट ऑफ वाटर यानी अब थ्रस्ट जो लगेगा यानी बुयांसी फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट जो नीचे की तरफ लगेगा, तो सिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि वेट जो है वो ज्यादा है अब थ्रस्ट फोर्स से यानी बुयांसी फोर्स से, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली या फुली इमर्स, इमर्स मतलब डूबना, इमर्स मतलब immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है जिसमें हमारा वाटर है, क्या है हमारा, पानी पानी रे पानी पानी रे, क्या है, पानी पानी, क्या है, पानी पानी पानी। देखिए यहां पानी है, पानी, ओके। अब क्या करेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ है, ओके। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, इधर देखिएगा। अब देखो ये इससे यही कंटेनर है, ये पहले का केस है, पहले का केस, और ये बाद का केस, बाद का केस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब पानी पानी पानी, वेयर इज पानी, ये इधर पानी, तो पानी अभी इतना है ना, इतना ही है ना पानी, देखो पानी इतना ही है। जैसे मैं पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाल देता हूं तो क्या होगा, जैसे मैं डाला, देखो ध्यान से, जैसे मैं ऑब्जेक्ट का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा, लाल ले लेते हैं क्या, हाँ लाल लेते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालता हूं तो इस वाटर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अरे अरे पानी पानी पानी, नहीं छोड़ो, इसका अलग से दिखाऊंगा मैं। यानी क्या हो रहा है, ये लेवल बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा, इतना बढ़ गया ना, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया। तो यही जो वेट ऑफ, ये जो वाटर का जो लेवल बढ़ा, तो यही क्या है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यही क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। यही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बॉइंट फोर्स के बराबर होता है या अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एफ बी, और एफ बी इक्वल का रो एल वी समर्स इनटू जी। तो ये हमारा आर्गुमेंट में कहता है कि अगर कोई बॉडी पार्शियली या फुली, इसको अगर फुली भी इमर्स कर सकते हैं, अंदर पूरा डुबा भी सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बुयांसी फोर्स लगेगा, यानी अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको बुयांसी फोर्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ये हमारा वेट ऑफ लिक्विड क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ ना, इतना इतना पोर्शन, ठीक है, ओके। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत जगह यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग अ शिप, है ना, शिप को डिजाइन मेक करने में यूज होता है कि नहीं, ओके। और क्या कहता है, एंड सबमरीन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी हाइड्रोमीटर क्या करता है कि लिक्विड का डेंसिटी मेजर करता है या रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का मेजर करता है। और लैक्टोमीटर क्या होता है, इज यूज टू प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर ये बताता है कि मिल्क कितना प्योर है, ठीक है। तो ये हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग ये सब एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जब हम क्या होता है कि पानी के अंदर जाते हैं तो अपने आप को वेट थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो वेट है अभी एयर में है और ये जो वेट है पानी के अंदर चल गया। तो जब वेट जो था एयर में था तो उसका वेट 0.67 न्यूटन था, और जब इसको पानी में डाला गया तो वेट कितना हो गया, 0.40 न्यूटन हो गया। ये वेट जो है ये कौन सा वेट है, ये बेसिकली देखो ये वेट आ गया कैसे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो ऊपर की तरफ बुयांसी फोर्स लगा,
नीचे की तरफ mg फोर्स लगा, तो ये बेसिकली जो वेट नेट जो आएगा इसको अपरेंट वेट बोलते हैं, वो होता है mg माइनस fb, यानी fb बॉइंट जो फोर्स है उससे माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ इसका जो वेट आ रहा है 0.40 न्यूटन आ रहा है, तो यानी क्या देखने को मिला कि एयर में हमारा जो वेट ज्यादा है, और जैसे ही उसको हम पानी में डालते हैं चाहे किसी लिक्विड में डालते हैं तो इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखते हैं यहां पे कि द डेंसर ऑब्जेक्ट इज फ्लोट ऑन लेस डेंस फ्लूइड बाय विच मेथड। देखो अब जो डेंसर ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी हमारा लेस डेंस फ्लूइड में क्या होता है, उसको फ्लोट करता है। अब आप देखो आयरन नेल है, आयरन नेल जो है वो पानी में डालते हुए डूब जाता है, लेकिन शिप भी तो एक आयरन है, स्टील से बनता है, स्टील से आयरन नेल से मतलब वो भी आयरन से बनता है, तो वो क्यों नहीं डूबता है? तो वो बेसिकली उसका जो बॉयंसी फोर्स है वो बढ़ जाता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है शिप जो है वो डूबता नहीं है, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं शेप को चेंज करके हम लोग क्या करा सकते हैं कि जो इसका डेंसिटी ज्यादा है उसको भी फ्लोट करा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्या है, बाय चेंजिंग द फोर्स, नहीं ये नहीं होगा, फोर्स से चेंज करके नहीं हो सकता है, बाय अल्टरिंग द फोर्स, अल्टरिंग फोर्स भी नहीं होगा, बाय चेंजिंग द शेप ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दो, उससे हम क्या कर सकते हैं कि हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट को भी लो डेंसिटी लिक्विड में फ्लोट करा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी एंड फ्लोटेशन बेस्ड ऑन, बॉयंसी ऑफ फ्लोटेशन जो बेस्ड किस पे है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है, ठीक है ना। ओके अब यहां देखिए ये एसपीआई 2002 में आया था, ठीक है ना, है ना। अब यहां पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था कि जैसे हमने ये बताया था, सपोज करो कि जैसे एक लिक्विड है, चलो यहीं पे रेड चल रहा है क्या, हाँ ठीक है रेड चल रहा है, ओके, इसके अंदर पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है, ओके समझना अच्छे से। उसके बाद कोई लिक्विड इसके अंदर डालते हैं, नहीं लिक्विड नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट जो है पूरा डूबा हुआ है ऐसे, ये नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं तुम लोग को क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये होगा ऐसा व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो है ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इस केस में ऊपर बॉयंसी फोर्स ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, mg फोर्स होगा, ठीक है। तो यहां पे जो बॉयंसी फोर्स होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। अब बॉयंसी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी, अगर इसका डेंसिटी लिक्विड का रो एल है, ठीक है, तो रो एल अब वी सबमर्ज इनटू जी इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा, g से g खत्म हो जाएगा। तो m क्या है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज, वॉल्यूम कितना होगा, वो इतना ही होगा, ये पूरा डूब गया है ना, देखो ध्यान से पूरा डूब गया है, तो पूरा जब डूब गया है तो वॉल्यूम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यहाँ पे सेम होगा, सबमर्ज वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम लेंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं उसको समझो, देखो एक राफ्ट ऑफ वुड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना है 6000 kg पर मीटर क्यूब ऑफ मास 120 kg फ्लोट इन अ पॉन्ड, ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वुड का एक वुड है, क्या है हमारा, एक सपोज करो कि एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, ठीक है, ऐसे नहीं पानी दिखाते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, कंटेनर में दिखाएंगे, पानी दिखाते हैं, पानी कहाँ गया, पानी, ओके, ये ऐसे जैसे यहाँ पानी है, ऐसे पानी, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि रैप्ट ऑफ वुड, वुड इसके ऊपर है, वुड है इसके ऊपर, ठीक है, वाइट, ओके। तो वुड हम लेते हैं ऐसे, वुड लेते हैं, ओके, जिसका मास कितना है वुड का, मास ऑफ वुड कितना है, मास ऑफ वुड जो है वो कितना है 600 kg पर मीटर क्यूब है, और इसका मास कितना, सॉरी ये है
मास नहीं है, ये हमारा डेंसिटी है। क्या है? वुड का डेंसिटी कितना है? 600 kg पर मीटर क्यूब। अब मास ऑफ वुड कितना होता है, वो कितना लिखा हुआ है, दिया है 120 kg, इतना दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, वुड का वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई रो। तो मास कितना है वुड का, यानी वॉल्यूम ऑफ कितना, किसका निकालें, वुड का निकालना है। तो मास ऑफ वुड कितना है हमारा 120 है, और डेंसिटी कितना है हमारा 600 है। तो कितना हो जाएगा 1/5 हमारा वुड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या रहा है, मैंने ये निकाल दिया, किसका वॉल्यूम निकाला, किसका वॉल्यूम निकाला हमने निकाला वॉल्यूम वुड का निकाला। अब कह रहा है कि ये फ्लोट इन अ पॉन्ड, ये पॉन्ड पे फ्लोट हो रहा है। ठीक है, पॉन्ड पे क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। यहां क्या था, हाउ मच, हाँ हाउ मच था ना, देखिए इसका क्या था, हाउ मच था, देखा था हाउ मच। ठीक है, हाउ मच एडिशनल लगेज कैन ही कैरी विथ हिम विदाउट सिंकिंग द रैफ्ट। कहने का मतलब है कि एक राफ्ट ऑफ वुड है जिसका मास 120 kg है, जिसका डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब है, फ्लोट इन द पॉन्ड। राहुल जिसका मास 37 kg है, ठीक है, ये ट्रेवल ऑन इट, यानी इस पे राहुल बैठा हुआ है। क्या हुआ है, राहुल बैठा हुआ है, और कह रहा है कि इस पे लगेज हम कितना लोड करें ताकि ये सिंक ना करे। तो सिंक कब तक नहीं करेगा, जब तक कि पूरा फ्लोट ना हो जाए, यानी ये वाला जो होगा, जब इसका ये यहां तक, यानी ये यहां तक पूरा जब रहेगा तो ये सिंक नहीं करेगा। सिंक करने का मतलब क्या होगा कि ये इसका सरफेस जो है ये वाटर सरफेस को टच करेगा, ऊपर वाला। ठीक है, तो इस समय जो वॉल्यूम सबमर्ज होगा वो वुड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो मान लो ये मास किसका है, राहुल का मास जो है वो कितना है हमारा, कितना दिया है 37 kg दिया है। और इस पे लगेज का मान लो मास कितना है, सपोज करो लगेज, यहां पर लगेज रखा हुआ है, उसका मास कितना मान लो, n मान लो। ठीक है ना। तो अब ये बताओ नीचे क्या लगेगा, टोटल वेट होगा, किसका किसका वेट होगा। पहली बात, वेट तो हमारा इसका होगा, वुड का होगा, और किसका वेट होगा, लगेज का मास m होगा, उसका वेट होगा, और जो हमारा राहुल का उसका वेट होगा। तो टोटल मास मान लो mg है, और बॉयंसी फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा Fb। समझ में आया चीजें। तो यहां पे जो टोटल मास जो होगा वो कितना होगा, टोटल मास बताओ जल्दी से। टोटल मास जो होगा कितना होगा 120, मास ऑफ किसका है 120, अगर वुड का मास कितना 120 प्लस हमारा इसका बताओ, राहुल का मास 37 प्लस लगेज का मास m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना हो गया, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 7 7 3 2 5 157 प्लस m। ठीक है, टोटल वेट कितना होगा जल्दी बताओ, टोटल वेट क्या होगा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 157 प्लस m इंटू जी हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या। चलो अब बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, कितना होगा लिक्विड का, यानी लिक्विड यहाँ क्या पॉन्ड कर रहा है, तो पॉन्ड मतलब ये वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1000। अब वी सबमर्ज कितना होगा, वी सबमर्ज वही होगा वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, क्योंकि ये पूरा डूब गया है ना, यहाँ पे देखो ना पूरा डूब गया है यहाँ पे, ताकि हमें इतना करना है कि पूरा वो सिंक ना करे। सिंक करने का मतलब है कि पूरा डूब ना जाए नीचे। तो इसका मतलब यहां तक हम कर सकते हैं, यहां तक फ्लोट हो सकता है, ये भी एक फ्लोट का कंडीशन है। ठीक है ना, इसके बाद जाएगा तो सिंक कर जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है वुड का 1/5 इंटू जी, यानी कितना हो जाएगा 200 इंटू जी। अब हमारा क्या टोटल वेट जो है वो बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं 157 प्लस m इंटू जी इक्वल टू 200 इंटू जी, जी से जी खत्म हो गया, तो हमारा m का जो वैल्यू आएगा वो 200
दिख रहा है क्या, 200 माइनस 157। अब इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10 में 7 गया 3, ठीक है, 10 में 7 गया 3, ओके, एंड कितना हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, ओके, तो 43 kg हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये एसबीआई में पूछा था, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट इज अ मून, यानी मून भी एक सैटेलाइट हो सकता है। कब होगा, मून भी क्या है, एक सैटेलाइट है, जिसको हम लोग देखो, दो तरह का सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, मून होता है, अर्थ होता है, प्लैनेट भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। और हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलार सैटेलाइट, ये सब क्या है, हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। तो क्या रहा है, देखो, सैटेलाइट इज अ मून, प्लैनेट और मशीन, यानी सैटेलाइट मून होते हैं, प्लैनेट और मशीन होता है, दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट्स और स्टार। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सैटेलाइट क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो स्टार के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, जैसे स्टार हमारा सन भी है, तो सन के चारों तरफ प्लैनेट लगाता है, तो प्लैनेट भी एक क्या है, सैटेलाइट है। प्लैनेट के चारों तरफ क्या लगाता है, मून चक्कर लगाता है, इसलिए मून हमारा क्या है, वो भी एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज ए सैटेलाइट बिकॉज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, लाइकवाइज द मून इज ए सैटेलाइट बिकॉज इट्स ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है ना। यूजुअली द वर्ड सैटेलाइट refers to a machine that is launched into space and moves around the earth or another body in the space। कहने का मतलब यह है कि सैटेलाइट बेसिकली मशीन से रेफर करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं स्पेस में, ठीक है, ताकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमे या किसी भी अनदर बॉडी जो स्पेस में है उसके चारों तरफ घूमे, ठीक है ना। तो सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, पोलार सैटेलाइट है, ये सब क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ओके ना। जैसे देखो हमारा अर्थ जो होता है, वो ऐसे घूमता है, ठीक है। तो इधर जो आया, ये जो आपको दिख रहा है क्या, ओके, ये आपको जो दिख रहा है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, और इसको क्या बोलेंगे, पोल। ये क्या होगा, ये हमारा पोल हो गया, ये इधर पोल है, ये हमारा पोल है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, ओके। तो हमारा बेसिकली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यानी ये ऐसे इसके तरफ चारों तरफ घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इसका वेलोसिटी होता है, अर्थ का वेलोसिटी और हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वेलोसिटी सेम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं नासिक से किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देख रहा हूं तो टाइम बीतते जा रहा है, वो उसी पॉइंट पे दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यानी अर्थ ऐसे घूम रहा है तो जियो स्टेशनरी ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे अर्थ ऐसे घूम रहा है तो जियो स्टेशनरी ऐसे घूम रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऐसे से घूमते जा रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। यानी दोनों एक साथ घूमते जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका लोकेशन क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि हम अर्थ पे है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट शुड, देखो क्या लिखा, द सैटेलाइट which revolve around the earth in equatorial plane with the same angular speed and same direction as the earth rotates about its own axis। angular speed बेसिकली ये एंगल क्या है कि अर्थ जो हमारा अर्थ जो रोटेट करता है वो एंगुलर रोटेशन करता है ना, तो उसके वजह से स्पीड आता है उस एंगल में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। बेसिकली एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, उसको बोलते हैं थीटा बाई टी, यानी लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को बोलते हैं एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। खैर ये लेंथ पढ़ोगे, है ना। तो बस इतना जानो कि जो एंगुलर स्पीड हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है, यानी एंगुलर स्पीड जो हमारा अर्थ का होता है वही एंगुलर स्पीड हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है। तो अगर हमारा जियो स्टेशनरी इधर है, अर्थ हमारा ये है, तो अगर अर्थ ऐसे घुमा तो ये भी ऐसे घूमेगा, ऐसे से घूमेगा, यानी दोनों ऐसा लगेगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि वो एक ही पोजिशन पे फिक्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग ये क्या है, एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है ना। तो ये ऐसे देखो, ये जो है अर्थ हमारा, ये जो है जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, तो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे, समझ में आया चीजें। तो ये कौन सा प्लेन में होता है, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ये जो प्लेन है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल
प्लेन, क्योंकि इक्वेटर है ना ये, तो इक्वेटोरियल प्लेन है। तो यह कॉन्सेंट्रिक कहने क्या मतलब है कि दोनों का जो सेंटर होगा और अर्थ का जो सेंटर होगा वो सेम होगा, और दोनों का एंगुलर स्पीड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लानर। कोप्लानर मतलब सेम प्लेन, देखो ये सेम प्लेन विथ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटोरियल प्लेन ये है, तो ये दोनों प्लेन, ये भी प्लेन दोनों सेम है ना, देखो ना ध्यान से, है ना प्लेन, ये दोनों क्या है, सेम प्लेन है ना। अगर इसको थोड़ा बड़ा भी कर देंगे तो प्लेन तो दोनों सेम ही है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा और कोप्लानर होगा, किसके, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ होगा। इट रिवॉल्व अराउंड द अराउंड हाइट नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से 36 किलोमीटर हाइट तक अप्रोक्सीमेटली रखते हैं, ठीक है ना। ओके, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये इसका जो रोटेशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का भी रोटेशन जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 24 आवर्स, यानी जो इसका टाइम पीरियड जो होता है किसका, ये रिवोल्यूशन कर रहा है ना, ये बेसिकली अर्थ के चारों तरफ से घूम रहा है ना, ये तो रिवोल्यूशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो होता है रिवोल्यूशन का वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। इसको कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जो आजकल हम लोग बात करते हैं। फोरकास्टिंग वेदर, यानी वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, यानी भविष्यवाणी बताना कि आज गर्मी रहेगा, कल सर्दी रहेगा, परसों बरसात होगा, मतलब हम फोरकास्टिंग करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी आपने पढ़ा आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, स्फेयर, तो उस एटमॉस्फेयर के रीजन को स्टडी इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से करते हैं। डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, यानी जो शेप एंड साइज जो बताना है अर्थ का हमारा कैसा है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पता करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आया था एसपीआई 2022 में, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर खुद करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आप ए बी सी डी नहीं रखना है, आपको वैल्यू में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मीटर पर सेकेंड। देखिए एस्केप वेलोसिटी पहले होता क्या है, देखो ध्यान से देखो क्या है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये क्या हुआ, ऊपर गया फिर वापस आ गया, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैंने बढ़ा दिया। अब क्या, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैं बढ़ा रहा हूं तो ऊपर गया फिर वापस आ गया, अब और ज्यादा वेलोसिटी दिया, यानी वो मैक्सिमम वो मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि वो वापस ही ना आए, यानी वो अर्थ सरफेस के हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी देंगे और वो मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है इस अर्थ पे वापस ही ना आए, यानी वो स्पेस में चला जाए, जस्ट स्पेस में चला जाए। उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया चीजें। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का जो वैल्यू होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करा सकते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ को छोड़ देगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ देगा, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देगा। समझ में आया चीजें, यानी वो स्पेस में चला जाएगा, वो कभी अर्थ पे नहीं आएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि इसके वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, तो 9.8, 10.45, 11.2, तो ये गलत है ना, मीटर पर सेकेंड थोड़ी है, वो तो किलोमीटर पर सेकेंड में होता है 11.2, तो इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। ओके, आगे पोलार सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में करता था, तो पोलार सैटेलाइट क्या होगा, हमारा जो होगा वो पोलार ऑर्बिट होगा, यानी पोल से पास होते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, पोलार सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ पोलार ऑर्बिट। पोलार ऑर्बिट इज वन whose plane is perpendicular to the plane of equator, यानी जो इक्वेटर है इसके परपेंडिकुलर में क्या बोलते हैं, पोलार ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहां पे हमारा क्या होता है, पोलार सैटेलाइट होता है।
जो जिसका जो डिस्टेंस होता है 600 टू 800 किलोमीटर डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम डिस्टेंस में होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना था अर्थ सरफेस से? लगभग 32,000 किलोमीटर। ऐसा कितना है? 600 टू 800 किलोमीटर। समझ में आया चीजें? तो ये ज्यादा नजदीक है और ये पोलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है? यूज इन वेदर एंड इन्वायरमेंट मॉनिटरी, यानी इन्वायरमेंट का मॉनिटरी भी पता कर के लिए कि इन्वायरमेंट कैसा होगा आज, गर्मी सर्दी, ये भी कर सकते हैं। और इट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी ये अर्थ के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, यानी एक नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है ना। समझ में आया क्यों ऐसा देता है? क्योंकि पोलर सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ज्यादा नजदीक है, ठीक है ना। यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लास्ट आते हैं, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन इज। देखो इसको करने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्स होते हैं और 4 ही से बहुत सारा फोर्स पैदा हुए हैं। तो 4 फोर्स कौन कौन है? पहला है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली चार्ज के बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में लगता है, 2 मास के बीच में हमारा फोर्स लगता है, और इसमें 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हमारा जब वीक न्यूक्लियर फोर्स तब लगेगा जब हमारा किसी भी हेवी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा डिके होता है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स कारण होता है, ठीक है ना। समझ में आया चीजें? और हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बेसिकली देखो क्या होता है, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकता है? ठीक है, तो एक साथ कब रहेगा? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उसके वजह से रहता है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, रेंज होता है। तो ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये दोनों क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, क्योंकि ये जो फोर्स जो लगता है बेसिकली 10 की पावर 16 मीटर टू 10 की पावर माइनस 14 मीटर तक ही लगता है। अगर इसके रेंज में रहा तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। समझ में आया? ओके, और ये जो होता है ये होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फोर्स लगता है, ये दोनों। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसका नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद होता है हमारा ग्रेविटेशन नो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद जो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर कड़ी कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। समझ में आया चीजें? तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। समझ में आया चीजें? ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल है, न्यूक्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन मानोगे? बी। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर इसी में कह दे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो यहां पे न्यूक्लियर फोर्स दिया है, इसमें यह बताया नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग मानकर टिक कर देना कि हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्स है। समझ में आया चीजें? ओके, तो ये हमारा आज का
पूरा वन शॉट वीडियो रहा है ना, ठीक है। तो आप जो भी मैंने क्वेश्चंस कहा है कि आपको ये होमवर्क करना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, क्योंकि आप देखते हैं सिर्फ लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन को नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आप देते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दें, है ना। और आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।